हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी लाइफ स्टेट एग्जाम्स। मैं संजीव राठौर आप सबका स्वागत करता हूं आज के इस इम्पोर्टेंट सेशन में। एमपी में बात करें तो इस टाइम ढेरों एग्ज़ाम्स हैं। अभी कुछ दिन पहले एमपी पटवारी का एग्ज़ाम हुआ और उसमें इंग्लिश के बड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे गए। फिर ये रेवेन्यू ऑफिसर या फिर हम बात करें आपके जो एग्ज़ाम्स हैं इस टाइम, उन एग्ज़ाम्स में भी इंग्लिश बिल्कुल वैसी पूछी जाने वाली है जिस तरह की एग्ज़ाम आपने अभी एमपी पटवारी में दिया था। वन रक्षक हो या फिर हम किसी और एग्ज़ाम की बात करें, इंग्लिश इसलिए रखी जाती है ताकि आपकी स्किल्स अच्छी हो। उन स्किल्स के अकॉर्डिंग आगे बढ़ते हैं। तो अगर आपने किसी भी पीएससी की तैयारी कर रहे हो, लोअर पीएससी की तैयारी कर रहे हो, स्टेट पुलिस की तैयारी कर रहे हो, टीटी की तैयारी कर रहे हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और रेगुलर क्लासेस को भी देख सकते हो। अगर आप यूपी से हैं, राजस्थान से हैं, बिहार से हैं, झारखंड से हैं, हरियाणा से हैं, मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ से हैं, उड़ीसा या वेस्ट बंगाल से हैं, तो आप इस चैनल को सभी एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए सब्सक्राइब कर सकते हो। अभी जो यूट्यूब पर लाइव क्लासेस चलती हैं यूपीएसआई कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर के लिए, वो क्लासेस सुबह 7 बजे से स्टार्ट होती हैं और सुबह 7 बजे हिंदी की क्लास होती है प्रदीप भारद्वाज सर की। 8 बजे क्लास होती है मैथ्स आशीष राठी सर की। 9 बजे क्लास होती है रीजनिंग की सोनल अग्रवाल मैम की। और 10 बजे क्लास होती है यूपी जेकी की पीयूष सिंह सर के द्वारा। उसके बाद बाकी क्लासेस आपके लिए आती हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट रहती हैं। और इन क्लासेस की टाइमिंग को अगर हम देखें तो एक क्लासेस होती हैं 11 बजे मैथ्स की क्लास होती है आपकी सचिन सर के द्वारा। एमपी जेल प्रहरी वन रक्षक जिसमें इंग्लिश भी आती है आपकी। 12 बजे जीएस की क्लास होती है रोहित सर के द्वारा। 12:30 बजे इंग्लिश की क्लास होती है मेरे द्वारा। फिर 1 बजे हिंदी प्रदीप भारद्वाज सर की होती है और 2 बजे एमपी जीके की क्लास होती है विश्वजीत सर के द्वारा। उसके बाद बिहार सिविल कोर्ट और रेवेन्यू ऑफिसर की क्लासेस होती हैं जो आपकी स्टार्ट होती हैं 2:30 बजे से सोनल मैम के द्वारा। उसके बाद 3:30 बजे मैथ्स की क्लास होती है आपकी आशीष राठी सर के द्वारा। 4:30 बजे बिहार जीके जीएस की क्लास होती है। 5 बजे हिंदी की क्लास होती है प्रदीप सर के द्वारा और 6 बजे इंग्लिश की क्लास होती है मेरे द्वारा। उसके बाद अगर यूपी वीडियो डेवलपमेंट जो दोबारा एग्ज़ाम हो रहा है उसकी 7 बजे क्लास संजय सर के द्वारा, 8 बजे प्रदीप सर के द्वारा और 9 बजे पीयूष सर के द्वारा ये क्लासेस आपके लिए होती है। हिंदी की स्पेशल क्लास होती है रात को 10 बजे प्रदीप सर के द्वारा। और ये एमटीएस की मैराथन सेशन चल रहे हैं आपके रोज़ सुबह 10 बजे। और ये 4 बजे से आप रीजनिंग और मैथ्स की क्लास का मैराथन ले सकते हो। बात करते हैं आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की और इन क्वेश्चंस के थ्रू आप अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने का प्रयास करिए। पहला सवाल, इस क्वेश्चन में अगर हम देखें, सी इज द गर्ल वी सा इन द थिएटर। हमने कल भी आपको बताया था कि जब भी हम पर्सन की बात करेंगे और पर्सन के साथ हमें सब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी, तो ऐसी कंडीशन में हम केवल और केवल एक रिलेटिव प्रोनाउन यूज करते हैं और वो आपका होता है हो। कौन सा? हु का यूज करते हो। तो यहाँ पर लड़की है, सब्जेक्ट की ज़रूरत है। सब्जेक्ट की ज़रूरत है नहीं, ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है। द गर्ल इधर भी है, वी इधर भी है। जब सब्जेक्ट अपने पास है तो हमें ज़रूरत किसकी है? ऑब्जेक्ट की। इसी जगह अगर हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़े तो ऑब्जेक्ट के लिए हमें चाहिए होता है होम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट चाहिए और ऑब्जेक्ट के लिए हम होम का यूज करेंगे। अगला क्वेश्चन है, ऑफ द स्टूडेंट्स वर मेकिंग अ ग्रेट नॉइज, एनीवन, समबडी, मैनी और नन ऑफ दीज। इस सेंटेंस को देखो, एनीवन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है। समबडी के साथ देखें तो इसके साथ भी सिंगुलर वर्ब आती है। मैनी के साथ प्लूरल नाउन आता है और प्लूरल वर्ब आती है। इसके साथ प्लूरल नाउन तो आ जाता है लेकिन वर्ब सिंगुलर आती है। तो सिंगुलर वर्ब किसके साथ, सॉरी प्लूरल वर्ब किसके साथ आती है? मैनी के साथ। तो आपका जवाब भी क्या हो जाएगा? मैनी ही आपका जवाब होगा।
जिसके साथ एनीवन, समबडी, नन ऑफ दीज, इनके साथ आप नाउन प्रोनाउन तो प्लूरल रख सकते हो, लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर आती है, और सिंगुलर वर्ब आती है तो वर्ब मेरे पास प्लूरल है, तो ये सही नहीं होगा। तो सही कौन सा हो जाएगा? फिर मैनी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट, ऑफ द स्टूडेंट्स कैन सॉल्व दिस सम। ऑफ द स्टूडेंट्स कैन सॉल्व दिस सम। कैन का तो कोई सिंगुलर प्लूरल होता नहीं है। नन ऑफ दिस तो आएगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ऑफ द स्टूडेंट्स है। समवन ऑफ द स्टूडेंट्स कर सकते हैं, क्योंकि एनीबडी या फिर एनी, इनका प्रयोग या तो हम नेगेटिव सेंटेंस में करते हैं, या फिर इनका प्रयोग हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस में करते हैं। और ये सेंटेंस आपके पास जो है ना नेगेटिव है ना इंटेरोगेटिव है। पॉजिटिव है तो समवन ऑफ द स्टूडेंट्स, हालांकि सम ऑफ द स्टूडेंट्स होता है, लेकिन समवन ऑफ द दिया गया है तो नो इशू। नेक्स्ट, माई सिस्टर इज अ बैचलर्स, बैचलर, स्पिंस्टर, या नन ऑफ दीज। देखो, कुंवारी लड़की के लिए यूज करते हैं स्पिंस्टर, कुंवारी लड़की। और जब हम कुंवारा लड़का की बात करेंगे तो यूज करते हैं बैचलर। कुंवारा लड़का होता है बैचलर और कुंवारी लड़की होती है स्पिंस्टर। नेक्स्ट, वन इज सपोज टू डू आर ड्यूटी, देयर ड्यूटी, वंस ड्यूटी, या नन ऑफ दीज। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका जवाब आप दे सकते हो, इसका आंसर आप दे सकते हो। अब इस सेंटेंस को देखो, जब भी आपके पास वन आएगा तो वन हमेशा फॉलो करता है वंस को। वन किसको फॉलो करेगा? वन हमेशा वंस को फॉलो करेगा, तो यहां पर वंस ड्यूटी होनी चाहिए। और अगर एवरीवन समवन नो वन आ जाए, एवरीवन हो, समवन हो, नो वन हो, एवरीबडी समबडी हो, एवरीबडी समबडी नोबडी, ये आएंगे तो ये फॉलो करते हैं हिज और हर को। इनके साथ हमेशा हिज और हर का प्रयोग करते हैं। और वन आएगा तो वंस यूज करते हैं। नेक्स्ट, आई कैन नॉट टॉलरेट सेपरेटेड यू, योर सेपरेशन, सेपरेशन फ्रॉम यू, या नन ऑफ दीज। सेपरेशन का मतलब होता है किसी से अलग होना, किसी से दूरी बनाना, किसी से दूर चले जाना। कह रहा है आई कैन नॉट टॉलरेट योर सेपरेशन। योर सेपरेशन मतलब तुम्हारा दूर जाना या तुम्हारी विदाई, किसी की विदाई या किसी का दूर जाना, ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, ये बर्दाश्त नहीं होगा। नेक्स्ट, दे शुड हेल्प द पुअर पीपल, द पुअर पर्सन्स, या नन ऑफ दीज। दे शुड हेल्प द पुअर, क्योंकि द पुअर का मतलब होता है गरीब लोग। फिर आपको पीपल लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें,
क्योंकि द पुअर का मतलब ही होता है गरीब लोग, और जब इसका मीनिंग गरीब लोग है तो आपको इसके साथ पीपल लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, पर्सन लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। द पुअर का मतलब ही होता है गरीब लोग। अब इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से समझो, इसे थोड़ा डिटेल में समझो, ताकि इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए उनको आप सही कर सको, वो आपसे कभी गलत ना हो। ये सभी आपके होते हैं एडजेक्टिव। अगर हम पुअर की बात करें, रिच की बात करें, हम सिक की बात करें, ब्लाइंड की बात करें, यंग की बात करें, इन शब्दों की अगर हम बात करें, डीफ की बात करें, डम की बात करें, तो ये सब अपने आप में एडजेक्टिव है। और कभी हम एडजेक्टिव में ऐसे आई एस लगाकर उनका प्लूरल नहीं बनाते हैं, एडजेक्टिव में ऐसे आई एस लगाकर उनका प्लूरल नहीं बनता। लेकिन अगर हम इनको इनके साथ दा लगा दें तो ये प्लूरल नाउन बन जाते हैं, जैसे द पुअर, जैसे द रिच, जैसे द सिक, जैसे द ब्लाइंड, जैसे द यंग, जैसे द डीफ, या फिर द डम। तो इनका प्लूरल भाई एडजेक्टिव में ऐसे आई एस लगाकर थोड़ी ना प्लूरल बनता है, ऐसे आई एस लगाकर प्लूरल तो हम नाउन का बनाते हैं। और अगर इनमें इनका प्लूरल बन रहा है तो आपको द लगाना पड़ेगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग, सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आर मैड ऑल हिज सन्स, हिज ऑल सन्स, सन्स ऑल हिज, या फिर नन ऑफ दीज। मुद्दे की बात यह है कि उसके सभी बेटे पागल हैं। मुद्दे की बात क्या है यहाँ, कि उसके सभी बेटे पागल हैं। तो इसको अगर देखा जाए तो ऑल हिज सन्स करेंगे, उसके सभी बेटे मतलब ऑल हिज सन्स। नेक्स्ट, द पुअर फेलो टू फेट रिजाइंड, रिजाइंड हिमसेल्फ, रिजाइंड इटसेल्फ, या फिर नन ऑफ दीज। द पुअर फेलो, इसका मतलब है गरीब साथी। पुअर फेलो का मीनिंग क्या है, गरीब साथी। अब गरीब साथी है, रिज़ाइन किया है, रिज़ाइन उसने अपने आप का ही किया है, किसी और का तो रिज़ाइन किया नहीं है। और जब काम अपने आप का किया है तो फिर हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ भी करेंगे। किसका यूज़ करेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का भी यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, नोबडी विल हेल्प यू बट आई, मी, आर्स, या नन ऑफ दीज। नोबडी विल हेल्प यू बट, यहाँ पर बट एक प्रपोजिशन के तौर पर यूज हुआ है। हालांकि हमेशा बट प्रपोजिशन नहीं होता है, बट कंजंक्शन भी होता है, बट यहाँ पर बट एक प्रपोजिशन के तौर पर यूज हुआ है। और अगर ये प्रपोजिशन के तौर पर यूज हुआ है तो प्रपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आएगा। फिर हम प्रपोजिशन के बाद क्या यूज करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन। तो क्या आ जाएगा, मी आएगा। बट अगर कंजंक्शन है तो वो दो शब्दों, दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करेगा। बट अगर प्रपोजिशन है तो इसके बाद नाउन या प्रोनाउन आता है। एबव बोर्ड, ये आपका एक ईडियम है और इसका मीनिंग बताना है। अब बोयाज, बोयाज मतलब समुद्री यात्रा। बियॉन्ड डाउट, जो डाउट से ऊपर हो। अनसर्टेनिटी, जिसमें अनसर्टेनिटी हो। ऑनेस्ट एंड फ्रैंक, जो ऑनेस्ट हो, खुले दिमाग से काम करता हो, या नन ऑफ दीज।
इसे कहते हैं ऑनेस्ट एंड फ्रैंक, जो अपने काम को बहुत ईमानदारी पूर्वक करता हो, अपने काम में पूरी ईमानदारी दिखाता हो। नेक्स्ट, एड फ्यूल टू द फायर, जिसे हिंदी में कहते हैं जले पर नमक छिड़कना। एड फ्यूल टू द फायर, जले पर नमक छिड़कना। और इसको अगर हम देखें तो एक्टिवेट द फ्लेम्स ऑफ एन एग्जिस्टिंग कंट्रोवर्सी, टू स्प्रेड अ र्यूमर, टू इंक्रीज द डिफरेंसेस, टू स्पीड अप द वर्क। नहीं, पहले से कोई कंट्रोवर्सी चल रही है, आपने उसमें आग में घी का काम किया, आपने उसको और बढ़ाने की कोशिश की, आपने उसको और इंक्रीज करने की कोशिश की, आपने उसको और ज़्यादा करने की कोशिश की। ए हार्ड नट टू क्रैक, एक ऐसी प्रॉब्लम जिसका सॉल्यूशन बहुत मुश्किल हो, एक ऐसी प्रॉब्लम जिसका सॉल्यूशन मुश्किल हो। देखें कौन जवाब देता है इसका। ए हार्ड नट टू क्राई मतलब एक डिफिकल्ट सिचुएशन। अब डिफिकल्ट सिचुएशन कहोगे या डिफिकल्ट प्रॉब्लम कहोगे या एन एन इनटॉलरेबल पर्सन, इसे कहेंगे एक डिफिकल्ट प्रॉब्लम, जिस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ही नहीं मिल रहा है, जिस प्रॉब्लम का आपको सॉल्यूशन ही नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट, एट आर्म्स लेंथ, वन आर्म डिस्टेंस, टू कीप वन एट डिस्टेंस, टू बी इनडिफरेंट, टू इंटीमेट रिलेशनशिप, या नन ऑफ दीज। जब हम किसी चीज़ से दूरी बना के रहें, टू कीप वन एट डिस्टेंस, किसी चीज़ से क्या करें, किसी चीज़ से जब हम दूरी बना के रहें तो उस सेंस में हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट, एट वंस विट्स एंड, टू बी इन एन embarrassing situation, to be in a state of utter perplexity, to satisfy one's own desire, to abrogate, या फिर कोई नहीं। टू वंस विट्स एंड, इसका मतलब कहते हैं जब कोई इंसान बहुत ज़्यादा परेशान हो जाए, परप्लेक्स्ड हो जाए, उसे पता ही ना चले भाई करना क्या है, क्या सही है क्या गलत है। A black sheep, scoundrel, ruthless, vagabond, a traitorous person, या none of these। वो कहावत सुनिए ना, घर का भेदी लंका ढाबे, तो ब्लैक शीप मतलब अ ट्रेटरस पर्सन, धोखेबाज व्यक्ति, जो इंसान धोखा दे दे आपको। A bolt from the blue, a bolt from the blue, इसका मतलब है कि कोई अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आ जाए, एक मुसीबत वाली सिचुएशन आ जाए और अनएक्सपेक्टेड मुसीबत हो जिसकी आपको एक्सपेक्टेशन ना हो। एट द मर्सी ऑफ, टोटली इन द पावर ऑफ, टू लीव एवरीथिंग ऑन गॉड, टू सरेंडर, टू सुपरमेसी ऑफ गॉड्स विल। एट द मर्सी ऑफ का मतलब होता है जब हम सारी चीज़ें भगवान पर छोड़ दें, दया हो गई तो ठीक है, नहीं हुई तो नुकसान ही नुकसान। एट द बॉटम ऑफ, सीक्रेट कॉज ऑफ, एट अनदर्स सपोर्ट, अ फाइंड ए बेस, अ हैवी लॉस। एट द बॉटम ऑफ मतलब बिल्कुल नीचे चले जाओ, नुकसान ही नुकसान हो जाए, तो एक भयंकर सा लॉस हो जाए। एट डैगर्स ड्रॉन,
एट डैगर्स ड्रॉन की बात करें तो जब आपस में दुश्मनी हो उस सेंस में यूज करते हैं, एट एनिमिटी। तो ये थे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एमपी एग्जाम से रिलेटेड थे। एमपी एग्जाम्स में इंग्लिश की बहुत इंपॉर्टेंस है। जो आप लोग जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, वन रक्षक की बात करें, क्षेत्र रक्षक की बात करें, तो इन एग्ज़ाम्स के लिए अपने आप को मजबूत बनाइए, रेगुलर पढ़िए, नोट्स बनाइए। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम वाईफाई स्टडी लाइव पर मिल जाएगा और उससे रिवीजन ज़रूर करिएगा। हम मुलाकात करेंगे आपसे अपनी अगली क्लास में। मैं छोड़ के जाता हूँ आपको बाकी क्लासेस के साथ में। पढ़ते रहिए, मेहनत करिए, अपने सपने पूरे करिए। थैंक यू। जय हिंद।